हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूदी की स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एकदम दमदार टॉपिक जो है आपका बक्सर का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, क्या है बक्सर का युद्ध। इसके पहले हमने भाग 4 में क्या पढ़ा था? भाग 4 में पढ़ा था प्लासी का युद्ध। और उस युद्ध में हमने देखा था कि किस प्रकार यानी बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको पद से पदच्युत कर दिया गया था, यानी पद से हटा दिया गया था प्लासी के युद्ध में, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसमें हम देखेंगे, उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि किस प्रकार यानी सिराजुद्दौला के जो मुख्य सेनापति थे आपके मीर जाफर, राय दुर्लभ, अमीचंद और मनिकचंद, यानी इन सभी की गद्दारी के कारण क्या हुआ, सिराजुद्दौला की अंततः क्या हो गई, प्लासी के युद्ध में मृत्यु हो जाती है। यानी मीर जाफर के पुत्र मीरन और उसके दोस्त मोहम्मद बेग के द्वारा यानी उनको मार दिया जाता है। और उसके बाद यानी बंगाल का अगला नवाब जो बनता है मीर जाफर, जो हम लोग देख चुके थे कि संधि के द्वारा एक समझौता हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर में, और उस समझौते के तहत यानी क्या किया जाएगा, बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया जाता है। यहां तक हम लोग ने अगले वीडियो में देख लिया था। और आज हम लोग देखेंगे कि मीर जाफर की अयोग्यता के कारण यानी मीर जाफर गद्दी से उठाकर फेंक दिया जाएगा, और फिर यहां का शासक किसको नियुक्त किया जाएगा, तो मीर जाफर के ही दामाद थे आपके मीर कासिम। आज उनके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मीर जाफर जब गद्दी पर बैठा था तो मीर जाफर गद्दी पर क्या ऐसे कारण, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप मीर जाफर गद्दी से हटाना पड़ा। तो सबसे पहला बात हम देख सकते हैं कि जैसे ही मीर जाफर गद्दी पे बैठता है, यानी सिराजुद्दौला के बाद जैसे ही बंगाल का नवाब कौन बनता है, मीर जाफर बनता है, तो मीर जाफर वो कौन कौन से काम करता है जिसके कारण यानी इनको गद्दी से हटाना पड़ता है। पहला काम जो होगा वो क्या करेंगे, यानी नवाब बनते ही पूरे जो यानी बंगाल आपका खजाना जो था बंगाल का जो खजाना था, उनके दरबार में जो भी खजाना था ये सबको लुटाना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं अरे भाई हम तो महाराजा बन गए हैं, लुटाइए जितना है। अरे कोई भी खजाना होता लिमिट ना होता है, ऐसे थोड़ा है कि आप लुटाते जाइए, काम कर मत कीजिए, कमाइबे मत कीजिए और दिन भर में 1500 रुपया लुटाइए। मान लीजिए इनकम है 300 रुपया, लुटा रहे हैं 500 रुपया, तो क्या होगा, कर्ज बढ़ेगा या उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, अब ये बंगाल के नवाब जो थे मीर जाफर, ये क्या कर रहे हैं, लुटाना शुरू कर दिए। ले जाओ अंग्रेज, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सब कुछ ले लो। अरे बताओ, सब कुछ दे देगो तो अपने लिए घंटा रखोगे। होता क्या है कि जैसे ही नवाब बनते हैं, नवाब बनते ही मीर जाफर क्या करेंगे, यानी बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है, सॉरी प्लासी के युद्ध के बाद, यहां पर हम तो क्या देखा थे, प्लासी का युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध के बाद क्या होगा, युद्ध के बाद यानी युद्ध के उपरांत क्या होगा कि मीर जाफर बंगाल के नवाब चुने जाएंगे। मीर जाफर क्या होते हैं, बंगाल के नवाब चुने जाते हैं। जैसे ही मीर जाफर बंगाल के नवाब चुने जाएंगे, ये उपहार स्वरूप क्या, उपहार में बबुआ आप देखा लो, उपहार स्वरूप क्या करेगा, 1,77,00,000 रुपए उपहार स्वरूप अंग्रेजों को देता है। कितना, 1,77,00,000 रुपए ये किनको दे देते हैं, अंग्रेजों को। ठीक है, ये किनको देंगे, अंग्रेजों को दे देते हैं। अब बताइए 1,77,00,000 रुपया कहां से आएगा इनका, 1,77,00,000 क्या करेंगे, ये उपहार में दे देंगे, उपहार स्वरूप। किनको देते हैं, तो उपहार स्वरूप ये देंगे आपके यानी अंग्रेजों को, अंग्रेजों को देते हैं। अब बताइए कि जितना भी धन संपत्ति जो इकट्ठा किया गया था किसके द्वारा, यानी हम देख सकते हैं कि आपके ये इकट्ठा कौन किए थे, सिराजुद्दौला, उनके द्वारा इकट्ठा किए गए सारे पैसों को ये पानी की तरह बहा देगा। अब पानी की तरह आप बहा दीजिएगा दूसरे के कमाए हुए धन को, तो अंत क्या होगा, दरबार खाली पड़ जाएगा, यानी पूंजी आपके पास नहीं रह जाएगी, फिर तो आपको देना है। और बार बार क्या कर रहे थे अंग्रेज, इनसे बार बार यानी कुछ न कुछ बहाने को लेकर यानी आते थे और कुछ न कुछ पैसा लेकर जाते थे कि भाई ये काम है आप इतना दे दीजिए, ये काम है आप इतना दे दीजिए। यानी हमेशा ये अंग्रेजों को पैसा लुटाते चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दरबार का खजाना ही समाप्त हो गया। और जैसे ही दरबार का खजाना समाप्त होता है, ये टैक्स बढ़ाना शुरू कर देते हैं, कर बढ़ाना यानी कराई यानी कि सख्ती से कर वसूलना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो अन्य स्टेट के जो सूबेदार हैं, जो गवर्नर हैं, वो भी इनका विरोध करना शुरू कर देंगे। जैसे बिहार का देख सकते हैं ना जी,
बिहार का आपका राम नारायण हो गया, उसी प्रकार उड़ीसा का राम राज हो गया। ये सब लोग क्या कर देंगे, इनका विरोध करना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही विद्रोह स्टार्ट होगा, विरोध इनके प्रति स्टार्ट होगा, अब अंग्रेज सोचने लगे भाई अब विरोध हो रहा है तो इस विद्रोह को कौन दबाएगा, इस विद्रोह को हम ही को दबाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि इसी को दबा दिया जाए। किसको दबा दिया जाए, मीर जाफर को ही हटा दिया जाए और दूसरे व्यक्ति को यहां पर राजा बना दिया जाए, दूसरे व्यक्ति को नवाब बना दिया जाए। बात समझ आ रहा है ना। उस समय हम देखेंगे कि जैसे ही प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ था, एक बात याद रखिएगा, जैसे ही प्लासी का युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है, अब इस युद्ध के बाद क्या होगा कि यानी आपका जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया जाएगा इंग्लैंड। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चला जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव आपका चला जाता है कहाँ पर, तो इंग्लैंड चला जाता है, इंग्लैंड चला जाएगा। ठीक है, प्लासी के युद्ध समाप्त होते ही रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चला गया, इंग्लैंड। अब यहाँ पे गवर्नर के पद पे कौन है, तो गवर्नर के पद पे अब अगला गवर्नर जनरल होगा आपका वही हॉलवे, जो ब्लैक होल की घटना में रूमवा में बंद था, ब्लैक कोठरिया में, इसका जान बच गया था। 23 गो में क्या, ये भी एक जिंदा था। तो वही आपका हॉलवेल को क्या किया जाएगा, यानी हॉलवेल इनके जाने के उपरांत, यानी रॉबर्ट क्लाइव के इंग्लैंड जाने के उपरांत क्या होता है, हॉलवेल को कार्यवाहक गवर्नर के पद पे नियुक्त किया जाता है। कार्यवाहक गवर्नर जनरल के पद पे किसको चुना जाएगा, तो हॉलवेल को चुना जाएगा। किसको नियुक्त किया गया, तो हॉलवेल को। अब हॉलवेल क्या सोचेगा कि भाई अब ये तो मान लीजिए हम पैसा मांगे जितना काफ़ी दिनों तक दिया, अब इनके पास पूंजी है नहीं कि अब हमको देंगे, इससे अच्छा है कि इनको हटाया जाए और दूसरे को लाया जाए। कारण ये था कि भाई ये तो थे सेनापति और ये हमेशा लड़ाई झगड़े में उलझे रहते थे। इनका तो राजा का गुण क्या है, राजा की विशेषता क्या होनी चाहिए, यानी राजा की योग्यता क्या होनी चाहिए, वो तो सब इसमें था नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप यानी इनको क्या किया जाएगा, पद से हटा दिया। कब हटाया जाएगा, 1760 में। जी हाँ दोस्तों, कब, 1760। और 1760 में कौन हटाएगा, तो 1760 इसमें एक गवर्नर आता है जिसका नाम है वेंसिस्टॉट। क्या नाम था जी, वेंसिस्टॉट। यानी हम लोग देख रहे हैं कि कार्यवाहक के पद पर हम देख सकते हैं कार्यवाहक के पद पे कौन रहा, यानी आपका हॉलवेल। लेकिन अब वास्तविक रूप से गवर्नर बनकर कौन आता है, तो वास्तविक रूप से गवर्नर बनकर आता है आपका वेंसिस्टॉट जब गवर्नर के पद पर भारत आता है, अब हॉलवेल बोलता है इनसे कि भाई अब जो है आपका मीर जाफर पहले की जैसा हमको क्या नहीं कर रहा है, पहले के जैसा उपहार नहीं दे रहा है, अब उसके क्या करना चाहिए, गद्दी से हटा देना चाहिए। कारण यह है कि अब इनके क्षेत्र में इनके विरोध में जनता हो गई है, इनका विरोध स्टार्ट हो गया, इनके प्रति विद्रोह काफ़ी जगह हो रहा है। ठीक है, अब वेंसिस्टॉट इन सभी बातों को सुनेगा और आते ही क्या करेगा, वेंसिस्टॉट जैसे आता है, मीर जाफर की कहानी यहाँ से क्या होगी, मीर जाफर की कहानी समाप्त होगी। मीर जाफर को क्या किया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। और मीर जाफर को पद से हटाने के बाद अगला नवाब किससे नियुक्त किया जाएगा, तो अगला नवाब होता है मीर जाफर के जगह पे नवाब कौन बनेगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मीर जाफर के बाद नवाब बनने वाला जो व्यक्ति है, क्या नाम था बोलिए आप लोग, मीर कासिम। कौन होगा, मीर कासिम होगा। ठीक है, यानी वेंसिस्टॉट जैसे ही आएगा, मीर जाफर को क्या कर देगा, पद से हटा देगा, यानी बंगाल का नवाब ये अब नहीं रहा है। अब किनको चुना जाएगा, अब तो बंगाल का नवाब चुना जाएगा मीर कासिम को। मीर कासिम क्या था, तो मीर कासिम जो थे आपके इन्हीं के मीर जाफर के क्या थे, तो मीर जाफर के दामाद थे। याद रखना है बाबू कि मीर जाफर क्या थे, मीर जाफर के दामाद का नाम क्या था, तो मीर कासिम। यानी मीर जाफर को पद से हटाने के बाद अगला जो नवाब चुना जाएगा वो कौन होगा, मीर कासिम। और मीर कासिम जैसे ही नवाब बनता है, मीर कासिम जैसे ही नवाब बनता है, ये अपनी सेना सुदृढ़ करने के चक्कर में लगाता है। मतलब ये मीर जाफर जैसा कठपुतली बनना नहीं चाहता था, मीर जाफर के जैसा कठपुतली, अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रहना नहीं चाहता था। ये स्वतंत्र शासक के रूप में उभरना चाहता था। ठीक है, जिस पर किसी का कंट्रोल न हो। अब फिर हम आगे देखेंगे कि यह स्वतंत्र शासक के रूप में उभरना चाहेगा, अंग्रेजवा चढ़ने देगा, अंग्रेजवा इनको स्वतंत्र होने देगा, नहीं ना होने देगा भाई। वो तो खुद
देख रहा था कि मीर जाफर से अब कोई फायदा नहीं हो तो उसको हटा दिया जाए, मीर कासिम को लाया जाए। अब मान लीजिए जब मीर कासिम से कोई फायदा नहीं हो तो इसको वही हटाएगा ना जी, और वही हटाने के चक्कर में युद्ध होगा आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो पहले हम एक एक पॉइंट को चलते हैं, एक एक जो टॉपिक है उसको हम एकदम क्लियर करते हुए चलते हैं। तो देखिए पहले क्या होता है, जैसे ही मीर जाफर, मीर कासिम क्या होगा, यहाँ पे मीर कासिम क्या बन रहा है, मीर कासिम नवाब बन रहा है। मीर कासिम नवाब कब बना जी, तो हम बोल सकते हैं 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में क्या हुआ, ये बंगाल का नवाब बन जाता है। नवाब बनते हैं, अच्छा ये नवाब बनेगा तो अंग्रेजों के सहयोग से बन रहा है, तो ये भी क्या करेगा, अंग्रेजों को कुछ देगा ना उपहार स्वरूप। तो हाँ ये भी देता है, ये नहीं कि नहीं देता है, ये देता है। अब देखिए क्या क्या देता है, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये पहला क्या देता है। तो सबसे पहले ये आपका वर्धमान हो गया, वर्धमान के बाद आपका चटगांव हो गया, मेदिनीपुर हो गया, इन सब की दीवानी सौंप देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या, तो हम देख सकते हैं यानी क्या करेगा, वर्धमान हो गया आपका, मेदिनीपुर हो गया, मेदिनीपुर और आपका चटगांव हो गया। वर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव की दीवानी सौंप देगा अंग्रेजों को। क्या करेगा, वर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव की दीवानी किसे सौंप देगा, ये सौंप देगा अंग्रेजों को। अंग्रेजों को क्या कर देगा, वर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव की दीवानी सौंप देगा। इसके साथ साथ क्या करेगा, इसके साथ साथ आप याद रखिएगा, यानी आपका सिलहट का जो चूना व्यापार था, सिलहट में चूना व्यापार काफी विकसित है बाबू, याद रखिएगा। तो सिलहट का जो चूना व्यापार था, सिलहट का चूना व्यापार, सिलहट के चूना व्यापार जो था, इससे जो इनकम होगा इसका 50% हिस्सेदारी किसको दे देगा, तो इसके 50% हिस्सेदारी अंग्रेजों को दे देगा। 50% हिस्सेदारी किसको दे दिया, तो अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, इसके साथ ही क्या होगा, इसके साथ ही अब ये कुछ उपहार स्वरूप रुपया भी देता है, कुछ उपहार स्वरूप कुछ पैसा देगा, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो अब किनको पैसा देता है, तो एक में आपको याद रखना है, सबसे पहले वेंसिस्टार्ट ही इसको नियुक्त किया था, तो वेंसिस्टार्ट का नाम लिख लीजिए, वेंसिस्टार्ट, यानी इनको भी उपहार देगा। दूसरा व्यक्ति वो कौन होंगे, दूसरा में हम देख सकते हैं हॉलवेल था ना जी, हॉलवेल भी काफी सहयोग किया था इनको नवाब बनाने में, तो हॉलवेल हो जाएगा। तीसरा यानी जो कंपनी के सदस्य होंगे, कंपनी के सदस्य को भी खुश करना है, तो कंपनी के सदस्य यानी इन तीनों को क्या करेगा, कुछ पैसे देगा, इन तीनों को कुछ पैसे देगा। अब उसको देखते हैं किनको किनको कितना पैसा दे रहा है। ये आपका वेंसिस्टार्ट को देता है 50,000 पाउंड, याद रखना है, वेंसिस्टार्ट कितना देता है, 50,000 पाउंड। ठीक है, ये क्या करेगा, तो वेंसिस्टार्ट को 50,000 पाउंड दे देगा। उसके साथ हॉलवेल को देखा जाए तो हॉलवेल को देता है 27,000 पाउंड। 27,000 पाउंड किसको देता है, हॉलवेल को, और कंपनी के जो सदस्य थे उनको देता है 25,000 पाउंड। और एक बात और है, आप मीर जाफर के साथ क्या किया जाएगा, तो मीर जाफर के साथ क्या किया जाता है कि इनको रख लिया जाता है पेंशन पर, यानी मीर जाफर को पेंशन पर रख दिया जाता है। कितना पेंशन पर रखा जाता है, इनको कितना पेंशन दिया है, तो इनको 15,000 रुपये पर मंथ, 15,000 रुपये यानी इनको पेंशन पर रख लिया जाता है। अब देखिए ये राजा बना, नवाब बना, नवाब बनने के परिणाम स्वरूप इनके द्वारा जो दिया गया उपहार है, सबसे पहला उपहार क्या होगा कि ये वर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव जो क्षेत्र था इनकी दीवानी सौंप देंगे किनको, अंग्रेजों को। यहाँ पर लिख लीजिए दीवानी को सौंप देते हैं। ठीक है, दीवानी, ये दीवानी किनको दे देंगे, अंग्रेजों को। कहाँ कहाँ की, तो वर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव की दीवानी अंग्रेजों को दे देंगे। साथ ही सिलहट का जो चूना व्यापार था उसका 50% यानी हिस्सेदारी किनको दे देंगे, अंग्रेजों को दे देंगे। और इसके साथ साथ क्या होगा जी, तो इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि ये वेंसिस्टार्ट को क्या करेंगे, 50,000 पाउंड उपहार स्वरूप देंगे। और उसके साथ ही हॉलवेल को 27,000 पाउंड दे रहे हैं। कंपनी के जो अन्य सदस्य थे उनको भी कुछ उपहार देते हैं, 25,000 पाउंड। और मीर जाफर को क्या किया जाएगा, मात्र 15,000 रुपये पर इनको यानी
15,000 रुपये पेंशन पर इनको रख लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी समाप्त होती है। चलिए, ये तो मान लीजिए अंग्रेज अपने अनुसार ये सभी चीज ले लिए, ठीक है, लेकिन अंग्रेज से मीर कासिम क्या लेगा? ये भी एक क्या करता है, कुछ लेता है एक। अब उसको देखना है क्या ये क्या लेता है। तो ये बोलता है कि भाई हम इतना चीज दे रहे हैं, इसके एवज में हमको क्या चाहिए? तो हमको चाहिए कि आप आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये बोलता है मीर कासिम क्या कहेगा? मीर कासिम बोलेगा कि हम इतना चीज तो दे रहे हैं ना, अब इन सभी चीजों के बदले में आपको क्या करना है? आपने जो मांगा हमने दिया, लेकिन अब हम जो मांगेंगे वो आपको भी देना पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा? तो बाबू आप क्या नहीं कीजिएगा, हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। आंतरिक मामलों में आप माने ब्रिटिश कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, यानी आंतरिक मामलों में कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होगा। और साथ साथ क्या कि जब अगर हमें किसी सेना की आवश्यकता पड़ती है, अगर हम किसी से युद्ध करते हैं और उस समय अगर हमको क्या पड़ती है, सेना की आवश्यकता पड़ती है, तो आप हमें सेना के तरफ से सहयोग दीजिएगा, आप हमें सेना दीजिएगा। दूसरा इनका जो मांग था ये देख लेना है। ठीक है, ये अलग से टॉपिक हो गया आपका। दूसरा क्या मांग था? तो दूसरा मांग था सेना का सहयोग, ब्रिटिश सेना का सहयोग। कब? आवश्यकता पड़ने पर, यानी जब हमें आवश्यकता पड़ेगी सेना की, तब आप हमें क्या कीजिएगा? सेना का सहयोग दीजिएगा। अंग्रेज बोलते हैं ठीक है भाई, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें क्या कर दिया? मेदिनीपुर हो गया, वर्धमान हो गया, चटगांव हो गया, यानी तीनों क्षेत्र की दीवानी सौंप दी। इसके साथ साथ आपने क्या किया? सिलहट का जो चुनाव व्यापार है उसमें से भी 50% हिस्सेदारी हमको दे दी, और वेंसी स्टाउट को 50,000, हॉलविल को 27,000, कंपनी के सदस्य को 25,000 पाउंड दे दिए। इतना जब आप हमारे लिए कर दिए, तो हम भी आपके लिए ये बात को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। हम भी आपके बात को मानेंगे। आप शासन कीजिए, हम आपके आंतरिक मामले हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और साथ ही आपको जब भी ब्रिटिश सेना की आवश्यकता पड़े, एक बार फोन कीजिएगा, दौड़े दौड़े चले आएंगे। बात समझ में आया? चलिए, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था। अब देखिए क्या होता है। अब अंग्रेजों के पेट में दर्द स्टार्ट होगा। क्या? जैसे ही आपका मीर कासिम कुछ काम करेगा। काम क्या करता है उसको देखते हैं। इसको मिटा दें। देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए क्या होता है। मीर कासिम नवाब बनते ही क्या करता है? सबसे पहली बात, ये तो जो उपहार जो भी देना था ये तो दे दिया। उपहार देने के बाद क्या करेगा? सोचेगा कि भाई इस क्षेत्र में, मतलब अगर हमारी राजधानी कहाँ रहती है, हम लोग देखे थे कि यानी अलीवर्दी खां ही क्या किया था, सॉरी मुर्शिद कुली खां ही क्या किया था, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाया था। तो उस समय से सबकी राजधानी कहाँ थी? तो मुर्शिदाबाद ही थी। ठीक है, लेकिन ये मीर कासिम क्या करेगा कि अपनी राजधानी, क्योंकि मुर्शिदाबाद में षड्यंत्रकारी माहौल हो गया था, वहाँ पर सिराजुद्दौला कोई देखा है ना किस तरह, यानी वहाँ के आपका लोकल जो नेता थे, वो वहाँ के जो आपके जमींदार थे, जो उद्योगपति थे, वो सभी लोग ने मिलकर सिराजुद्दौला को क्या कर दिया था? मरवा दिया था। इनको लगा कि भाई अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो षड्यंत्रकारी माहौल है, ये सभी लोग क्या करेंगे? अंग्रेजों के साथ मिल जाएंगे, तो फिर हम फंस जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि हम यहाँ से अपनी राजधानी को ही स्थानांतरित कर दें। और वो अपनी राजधानी सबसे पहले क्या करेगा कि मुर्शिदाबाद से कहाँ पर लेकर चला जाएगा? मुंगेर। मीर कासिम द्वारा क्या किया गया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ किया जाएगा? मुंगेर किया जाएगा। चलिए, उसके द्वारा जो भी पॉइंट बात है हम लोग नोट करते हैं। यहां पर क्या करता है मीर कासिम? मीर कासिम द्वारा जो प्रमुख कार्य है, तो पहला ये कार्य क्या करेगा? तो हम देखेंगे, यानी पहला काम ये क्या करता है? पहला काम करेगा कि अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर देगा? यानी अपनी राजधानी, यानी मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी अपनी
राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जी? तो ये अपने राजधानी स्थानांतरित कर देता है मुंगेर। ये बात पहला काम करता है, ठीक है। दूसरा इनके द्वारा कौन सा कार्य किएगा? तो दूसरा ये क्या करेंगे भाई, देखेंगे कि हमारे पास क्या है, अंग्रेजों के पास तो तोप खाना है, तोप है, अंग्रेजों के पास तो बहुत सारे हथियार है, जैसे बंदूक है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? तोप का निर्माण का कारखाना खोलना चाहिए, बंदूक के निर्माण का कारखाना खोलना चाहिए। और ये क्या करता है, आप लोग जानते हैं मुंगेर में सबसे ज़्यादा बंदूक मिलता है। तो ये क्या करेंगे कि आपके मुंगेर में तोप खाना एवं बंदूक, मुंगेर में तोप खाना एवं क्या, एवं तोड़दार बंदूकें, तोप खाना एवं तोड़दार बंदूक का कारखाना स्थापित करेगा, का कारखाना स्थापित किया। ठीक है, ये क्या करते हैं, पहला काम मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी क्या है, मुंगेर स्थापित करते हैं। दूसरा, मुंगेर में तोप खाना एवं तोड़दार बंदूक का कारखाना स्थापित करते हैं। और तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम करते हैं कि जितनी भी पुरानी सेनाएं थी, इनको डर था, इनको शक था कि भाई जिस प्रकार से सिराजुद्दौला की उनकी ही सेना ने क्या किया था, उनका सपोर्ट नहीं किया था प्लासी के युद्ध में, हो सकता है वही सेना अभी हमारे पास है और ये भी बिक जाए पैसों से। तो ये क्या करेंगे, संपूर्ण सेनाओं को ही चेंज कर देंगे, यानी सेनाओं का पुनर्गठन करेंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं क्या किनके नेतृत्व में करेगा, तो ये यूरोपीय के नेतृत्व में करेगा। कौन कौन, तो तकी खां और गुर्गी खां। तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि तकी खां एवं गुर्गी खां के नेतृत्व में, सेनाओं का पुनर्गठन करते हैं। पुनर्गठन किया, क्या किया, तकी खां और गुर्गी खां के नेतृत्व में सेनाओं का पुनर्गठन किया। चलिए, ये इतना तो हो गया, 3 पॉइंट हो गया। चौथा भी कुछ काम करेंगे, जी हाँ, चौथा भी काम करते हैं, उसको हम देख लेना है। चौथा कौन सा काम करेंगे, यानी अपनी राजधानी जो मुंगेर राजधानी बनाया था ना जी, तो मुंगेर की जो राजधानी थी, राजधानी की किलाबंदी करेंगे, राजधानी की किलाबंदी, बात समझ में आया। और देखिए, ये सब जो काम कर रहे हैं सब अंग्रेज अब बैठ कर टुकुर टुकुर निहार रहा है कि देख रहे हैं तुम कहाँ तक उड़ रहे हो, उड़ो बेटा उड़ो। तो अब देखिए ये क्या करेगा, ये जो काम कर रहा था अंग्रेज को देख कर क्या ये डर पैदा हो रही थी कि भाई कहीं हमसे ये शक्तिशाली ना हो जाए। ये सब टुकुर टुकुर उसको देख रहा था, निहार रहा था। ठीक है, कि अगर ज़्यादा कूद-काद करेगा तो उठा कर पटक देना है। और देखिए पटक भी करेगा, अभी पहले देख लीजिए कौन कौन सा काम कर रहा है। ये तो काम करेंगे राजधानी को किलाबंदी के साथ क्या करेंगे, पांचवा इनके द्वारा कार्य क्या होगा, पांचवा बहुत अच्छा कार्य किया था। पांचवा काम क्या करेंगे, पांचवा काम करते हैं कि एक अबाब कर लगाता है। मान लीजिए कि दुर्ग बनाने के लिए, किला बनाने के लिए पैसा चाहिए ना, आपका मुंगेर में तोपखाना खोला, तोड़दार बंदूकों का कारखाना खोला, इस सब के लिए पैसा चाहिए। तो ये क्या करते हैं, अबाब कर, यानी जो वर्तमान जो कर था उसका 3/32वां भाग लगाता है अबाब कर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं अबाब कर, अबाब कर लगाया कितना, यानी अबाब कर कितना लगेगा, तो 3/32वां भाग। वर्तमान कर का कितना था, तो अबाब कर जो था 3/32वां भाग था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यानी छठा, हाँ छठा में देखेंगे क्या होगा भाई, तो छठा में क्या करेंगे, एक और कर लगाते हैं। कर क्या था, यानी जितने भी अधिकारी थे, जैसे मान लीजिए कि सरकारी कर्मचारी हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, घूस लेते हैं ना इधर उधर से,
उल्टा सीधा काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार ये जो कर्मचारी थे, जो इनके अधिकारी थे, अधिकारियों पर ये क्या करते हैं, अलग से कर लगाते हैं, खिजरी जमा कर। उसको क्या बोला जाता है, खिजरी जमा कर। मतलब ये अधिकारियों पर लगाया गया कर था कि जो फिजूल खर्च कर रहे थे अधिकारी, उस फिजूल खर्ची को रोक कर क्या करें, यानी सरकारी यानी खजाना में उसको जमा किए जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, खिजरी जमा कर लगाया अधिकारियों पर, बोल सकते हैं अधिकारियों पर खिजरी जमा कर लगाया, खिजरी जमा कर लगाया। ठीक है, ये इतना सारा कार्य किया था। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति था, समरू के नेतृत्व में क्या करेगा, समरू के नेतृत्व में यानी सेनाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी युद्ध कला सिखाया जाएगा। किसके नेतृत्व में, समरू के नेतृत्व में। आपको याद रखना है ये सभी काम। अब देखिए, ये जो सारा कार्य कर रहा था मीर कासिम, इस सबको देखकर अंग्रेजों के पेट में दर्द प्रारंभ हो गया था। अरे अंग्रेज सब जो देख रहे थे कि क्या कर रहा है, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी, भाई राजधानी काहे चेंज कर दिया, ये तो अपनी राजधानी लेकर चला गया मुंगेर, अब वहाँ पर हम लोग वर्चस्व अपना नहीं जमा पाएंगे। दूसरा देखा कि भाई ये तो मुंगेर में क्या कर रहा है, तोप खाना का निर्माण कर रहा है, तोड़दार बंदूकों का निर्माण कर रहा है। अरे भाई लड़ाई करना है क्या हमसे। ठीक है, ये सब दिख रहा है चुपचाप कि देखिए शक्तिशाली हो रहा है। तकी खान, गुर्गी खान के नेतृत्व में सेनाओं का मतलब क्या कर दिया है, जो पुराने सेना थे सबको क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। नहीं होता है कि पुराना सेना होगा तो सब लिंक उंक रहेगा और उससे बात उत करके इसका भी तख्ता पलट कर दिया जाता है। इसलिए वो क्या किया, ये साफ साफ कर देता है कि संपूर्ण जो सेनाएं थी उसको परिवर्तित कर देता है और उसके स्थान पे यानी तकी खां और गुर्गी खां के नेतृत्व में यानी नए सेनाओं का पुनर्गठन करता है, नए सेनाओं को निर्मित करता है, नए सेनाओं की बहाली करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अपने जो राजधानी बनाई थी, राजधानी को चारों तरफ से किलेबंदी कर लिया। तो क्या है, युद्ध से सुरक्षा ना है कि जब कोई आक्रमण करेगा तो यानी किला को पार करेगा तब तो हमारे पास आएगा। तो ये किला भी बना लिया। उसके बाद अबाब कर लगा लिया, यानी पैसा ही कमी पड़ी किला वाला बनाने में या खाने खोलने में, तो इसने क्या किया, अबाब कर लगा दिया। ठीक है, और अबाब कर के साथ साथ क्या हुआ, अधिकारियों पर खिजरी जमा कर लगा दिया और इससे क्या हुआ, उनको पैसे की यानी जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति भी हो गई। अब क्या होगा कि अंग्रेज देखेंगे भाई ये तो क्या हो रहा है, यानी दिन पर दिन मीर कासिम आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे क्या हो गया था, अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर आ गया था लगभग में। और इसने क्या किया था, एक बात और याद रखिएगा कि आपके जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज जो आपका मीर जाफर के द्वारा दिए गए फ्री पास या बोल सकते हैं, यानी हम उसी समय से आ रहा था। किसके समय से, यानी आपका जो फारूक सियर था उसी के समय से आ रहा था ना, जो फ्री पास यानी बंगाल बिहार उड़ीसा में यानी मुक्त व्यापार करने की क्या की दी गई थी, इजाज़त दी गई थी, उसको दस्तक बोला था, यानी दस्तक का एक गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब मान लीजिए कि अंग्रेजों को यानी मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, तो मीर जाफर के शासनकाल में मुक्त व्यापार कर रहे थे और मीर कासिम को लगा भाई कि अंग्रेज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यानी कर मुक्त व्यापार कर रहे हैं और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको कर देना पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि ये तो बराबरी का मुकाबला नहीं है ना हुआ। तो ये क्या करता है मीर कासिम कि आपके जो वहाँ के प्रॉपर जो निवासी थे बंगाल के, उनको भी कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देता है। किनको, यानी जो बंगाल के व्यापारी थे, जो क्षेत्रीय व्यापारी थे, उनको भी क्या कर देगा, कर मुक्त व्यापार करने की इजाज़त दे देगा। अब अंग्रेजों को होगा यहाँ पर दिक्कत कि भाई इसका मतलब क्या, हमको हे दृष्टि देख रहा है, हम तो कर मुक्त व्यापार कर रहे थे, यहाँ के व्यापारियों क्यों कर दिया कर मुक्त व्यापार, अब तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब इसलिए अंग्रेज क्या हो गए, इसके साथ विरोधी हो गए। ठीक है, अंग्रेज जैसे विरोधी होते हैं उसे कुछ होना जाना नहीं है। इसी समय होता क्या है कि आपका पटना का एक नया मामला उभर कर सामने आता है। पटना का मामला क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि पटना के एक सूबेदार कौन थे, अभी तो बताए थे भाई कि पटना का सूबेदार कौन थे, अरे राम नारायण। तो राम नारायण जो थे वो क्या करते हैं कि मीर कासिम के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, अब मीर कासिम के विरुद्ध जैसे ही विद्रोह करेंगे तब तक कि क्या होगा, वो अंग्रेजों के संरक्षण में यानी अंग्रेजों के सपोर्ट लेकर क्या किए थे, यानी मीर कासिम के विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे। अंग्रेजों ने, मीर कासिम बोला अंग्रेजों से भाई कि आप हमें क्या कर दीजिए, यानी राय बहादुर को लौटा दीजिए। ठीक है, वो हमारा क्या किया है, हमारे साथ नाफरमानी की है, तो आप उनको लौटा दीजिए। अंग्रेज क्या करते हैं, चुपचाप यानी मीर कासिम को लौटा देते हैं राय बहादुर को, और राय बहादुर क्या करता है, ये मार देता है।
यानी पटना का जो सूबेदार था उनकी हत्या कर देता है। और जैसे ही हत्या करता है पटना जो था वो क्या हो गया, खाली पड़ गया। और जैसे पटना खाली पड़ता है कलकत्ता से फोन जाता है कि बाबू वहाँ पर एलिस था, यानी पटना के व्यापारिक जो कोठिया थी उसका हेड कौन था, एलिस। और उनको आदेश दिया जाता है कि जाकर जल्दी क्या कर लो, पटना पर अपना अधिकार कर लो। अब जैसे ही ये पटना पर एलिस जाते हैं, एलिस के नेतृत्व में कुछ सेनाएं यानी बटालियन थी वो जाती है पटना पर अधिकार करने। जैसे ही पटना पर ये अधिकार करने जाते हैं तब तो मीर कासिम वहां पर दमक जाता है अपनी सेनाओं को लेकर। और इस तरह से मीर कासिम और एलिस के सेनाओं में यानी एक जबरदस्त युद्ध होगा। और उस समय यानी मीर कासिम की सेना जो है यानी एलिस सहित 148 सेनाओं को क्या करती है, पकड़कर बंदी बना लेती है। ठीक है, और जैसे ही क्या होगा 148 याद रखिएगा आपको, यानी क्या हुआ यहाँ पर, ये सभी कामों को देखकर चलिए इसको नोट भी हम करते चल रहे हैं क्योंकि आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों ने क्या देखा, ये सारे काम मीर कासिम कर रहे थे और इनसे किनको दिक्कत हो रही थी, अंग्रेजों को। इनसे दिक्कत किनको हो रही थी, अंग्रेजों को दिक्कत हो रही थी। अब वो चाह रहे थे कि हर हाल में क्या करना है, मीर कासिम को पद से हटा देना है क्योंकि ये बहुत आगे बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, यानी पटना के जो राम नारायण थे, राम नारायण क्या करते हैं, राम नारायण विद्रोह कर देते हैं। क्या करते हैं, मीर कासिम के खिलाफ, यानी ये क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। और इस विद्रोह को दबाने के लिए मीर कासिम आएगा और क्या कर देगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त करके राम नारायण क्या किए, मीर कासिम के विरुद्ध आंदोलन किए, विद्रोह किए। और उस विद्रोह में ये क्या करेंगे, यानी मीर कासिम डायरेक्ट अंग्रेजों से मांगेगा कि आप हमको क्या कर दिए, मीर कासिम को, सॉरी आपका राम नारायण को लौटा दीजिए। राम नारायण को लेता है और राम नारायण की कर देता है हत्या। क्या कर देता है, राम नारायण की कर देता है हत्या। राम नारायण कहाँ के ना सूबेदार थे, तो पटना। अब जैसे ही राम नारायण की हत्या हो जाती है, अब इस पर यानी पटना पर किसका अधिकार हो जाता है, तो एलिस के नेतृत्व में यानी अंग्रेजी सेना क्या करेगी, एलिस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना पटना पर अपना अधिकार कर लेती है। तब तक इधर से कौन दौड़ कर चला जाता है, मीर कासिम, मीर कासिम की सेना। और मीर कासिम सेना क्या करती है, यानी एलिस के नेतृत्व में जो 146 सेना 148 थी, 148 लोगों को यानी मीर कासिम क्या कर लेगा, सबको पकड़कर यानी बंदी बना लेता है। क्या कर लेगा जी, बंदी बना लेता है। यानी मीर कासिम क्या करेगा, एलिस सहित 148 लोगों को पकड़ के क्या कर लेगा, बंदी बना लेगा, यानी इनको बंदी बना लेता है। ठीक है, और जैसे ही मालूम चलता है कि भाई अंग्रेज को यानी कलकत्ता मालूम चलता है, कलकत्ता जैसे ही मालूम चला कि भाई हमारी सेनाओं क्या कर लिया है, यानी मीर कासिम ने एलिस सहित 100 सेनाओं को गिरफ्तार कर लिया है। अब आता है एडम्स, अगला व्यक्ति कौन आएगा, एडम्स आएगा। और एडम्स के नेतृत्व में क्या होगा, क्या होगा भाई, तो एडम्स के नेतृत्व में सेनाएं आएगी और यहाँ पे मीर कासिम और एडम्स यानी अंग्रेजों के बीच दमदार युद्ध होगा। 4-5 युद्ध होगा, उसको हम देखेंगे। पहला युद्ध होता है आपका, पहला युद्ध कहाँ होता है, तो पहला आपका युद्ध होगा कहाँ पर, कटवा में, कटवा का युद्ध। ठीक है, ये कब होगा कटवा का युद्ध जी, तो कटवा का युद्ध होता है 1763। किनके बीच होता है, तो ये भी युद्ध होता है आपका, एक तरफ कौन है, एक तरफ है मीर कासिम की सेना, एक तरफ कौन है, मीर कासिम, और एक तरफ है आपका एडम्स यानी अंग्रेज। ठीक है, दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है और इसमें क्या हो जाएंगे, मीर कासिम बेचारे क्या होते हैं, हार जाते हैं, ये पराजित हो जाते हैं। ठीक है, और फिर इसी समय इसी साल यानी जुलाई में ये हुआ था। और फिर इसी साल क्या होगा आपका, कटवा के बाद कौन सा युद्ध होता है, तो कटवा के बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा जो युद्ध होता है इनके बीच, तो वो आपका युद्ध होता है कौन सा जी, तो कटवा का बाद जो युद्ध होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, गिरिया का युद्ध। ये भी किनके बीच होगा, यही है आपका, यानी मीर कासिम और एडम्स। डेट क्या होगा, डेट भी सेम ही होगा, यानी इसका भी डेट क्या होगा, 1763 में ये भी युद्ध लड़ा जाता है। जो भी इसमें युद्ध होगा 1763 देखिएगा, 1700 कब, 63 ईस्वी में।
1763 ईस्वी में। और इसमें भी एकदम क्या करेगा, मीर कासिम की सेनाओं को बुरी तरह से पराजित करता है। तो मीर कासिम की सेना इस युद्ध में भी क्या हो जाएगी, पराजित हो जाएगी। उसके बाद फिर अगला युद्ध होगा, ये लगातार युद्ध चलता रहता है। और इस युद्ध में क्या हो जाएगा, यानी गिरिया के युद्ध के बाद आपका होता है सूती का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है जी, सूती का युद्ध। तो सूती का युद्ध भी कब होता है, तो सूती का युद्ध होगा आपका 1763 में, यानी 1763 में भी, 1763 ईस्वी में ही ये युद्ध होता है। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ये सेम यही ये लोग लड़ेंगे। और इसमें भी क्या होगा, एडम जीत जाएगा और मीर कासिम क्या हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। फिर अगला एक युद्ध होगा, फिर एक युद्ध होता है 1763 ईस्वी में, जिसको हम बोलते हैं उदय नाला का युद्ध। क्या बोलेंगे, उदय नाला का युद्ध। ये युद्ध कब होता है, तो ये भी आपका 1763 ईस्वी में ही होता है। क्या होगा, 1763 ईस्वी में ही ये युद्ध होता है। 1763 ईस्वी में युद्ध होगा। और इसमें भी क्या होगा, तो इस युद्ध में भी आपके मीर कासिम और एडम्स के बीच होता है। और इसमें जो आपके मीर कासिम है, मीर कासिम क्या हो जाएंगे, इस युद्ध में भी मीर कासिम हार जाते हैं। मीर कासिम क्या हो जाएंगे, मीर कासिम हार जाते हैं। और यानी अंग्रेज क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। इसमें भी यानी मीर कासिम क्या हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे, यानी हार जाएंगे। इन सभी युद्धों के हार के कारण मीर कासिम बेचारा क्या हो जाएगा, आक्रोश में आकर, गुस्सा में आकर क्या करेगा, जो पटना में 148 सेनाओं को पकड़ कर रखा था, हम लोग देखे थे ना जी, एलिस के नेतृत्व में। एलिस के नेतृत्व में जो सेनाएं लड़ रही थी पटना, उन सभी 148 सेनाओं को ये पकड़ कर रखा था और जाकर सबकी हत्या कर देगा। क्या कर देगा, 148 सेनाओं की हत्या करता है। यानी जो ब्रिटिश सेना थी एलिस के नेतृत्व में, जो उस समय आई थी पटना पर अधिकार करने के लिए, तो उन सभी 148 सेनाओं क्या करता है, हत्या करता है। उस घटना को क्या कहता है, तो उस घटना को कहता है पटना हत्याकांड। पटना हत्याकांड, ठीक है। इस घटना को क्या बोला जाता है, तो इस घटना के इतिहास में हम लोग क्या किस नाम जानते हैं, तो पटना हत्याकांड की। एक हम लोग देखे थे क्या, कि ब्लैक होल की घटना, और ब्लैक होल की घटना जैसे होती है तैसे प्लासी का युद्ध होता है। अब कौन सा कांड हो रहा है, पटना हत्याकांड। तो फिर एक युद्ध होगा ना जी, अंग्रेजवा ऐसे थोड़े रहेगा चुपचाप। अरे उधर 123 को मरा था, तो प्लासी के युद्ध में गर्दा उड़ा दिया था। फिर इसका 148 को सेना इसमें मरेगा। पटना हत्याकांड में कितना सेना मर रहा है इसका, पटना हत्याकांड में 148 को सेना मर रहा है ना जी। ये मीर कासिम आकर गुस्सा में सब सेनाओं को मार देगा। तो गुस्सा में आकर मारेगा तो उसका भरपाई भी करना पड़ेगा। देखिए किस तरह भरपाई करना पड़ता है। 148 सेना को तो मार दिया, ठीक है। अब ये और अंग्रेज यानी ब्रिटिश सेना आक्रोश में आ जाएंगे और डायरेक्ट अब क्या होगा, युद्ध होगा। वो होगा आपका बक्सर का युद्ध। यहां लाने में हमको इतना टाइम लग गया, ठीक है। तो ये सब बात को नहीं समझिएगा, डायरेक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं बक्सर का युद्ध। दो आप लोग जन्मे करते हैं, एगो प्लासी का युद्ध है, एगो बक्सर का युद्ध। अब बाकी ऐसा युद्ध कौन पढ़ेगा रे, ये सब युद्ध पढ़ना है ना, हम ही लोग ना पढ़ना है। आपका गिरिया का युद्ध हो गया, सूती का युद्ध हो गया, उदय नाला का युद्ध हो गया, ये सब युद्ध होता है। उसके बाद पटना हत्याकांड होता है, और पटना हत्याकांड के बाद होता है आपका बक्सर का युद्ध, ठीक है। अब समझ में आया, अब समझ में आएगा तो जल्दी से एक लाइक का बटन है उसको टाइम से दाब दीजिए, ठीक है। और जितना वीडियो को शेयर करना है उतना कर दीजिए। चलिए फिर देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब पटना हत्याकांड में क्या होगा, 148 ब्रिटिश सेनाएं मारी जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप अब होगा अंग्रेजों का अत्याचार। कैसा अत्याचार, वही चलिए इसको पहले हम लोग मिटा दें। अब जैसे ही ये मार देंगे 148 सेनाओं को, इनकी भी धकधकी स्टार्ट हो जाएगी। अरे भाई हम तो ब्रिटिश सेना की, यानी ब्रिटिश 148 सेनाओं को क्या कर दिया, मार दिया। अब ब्रिटिश वाला हमको छोड़ेगा नहीं, अंग्रेज अब हमको छोड़ेगा नहीं। अब ये दौड़ दौड़ के कहाँ जाते हैं, दौड़ दौड़ जाते हैं शाह आलम द्वितीय के पास, जो मुगल शासक थे। कौन, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। पटना हत्याकांड के बाद ये मीर कासिम कहाँ जाएंगे, शाह आलम द्वितीय के पास। शाह आलम द्वितीय के पास। शाह आलम द्वितीय के पास जाएंगे तो वहीं पर कौन था, अवध का नवाब था। अवध का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला। एक में आप देख लीजिएगा शाह आलम, और दूसरा कौन वहां पर था, दूसरा आपका था सुजाउद्दौला।
सुजाऊ दौला, ठीक है। और तीसरा कौन यहाँ पहुँच जाते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पहुँच जाते हैं कौन, मीर कासिम, मीर कासिम। अब यहाँ पर जाकर मीर कासिम क्या करेंगे कि शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला से कहेंगे कि भाई ब्रिटिश सेना क्या कर रही है, हम पर आक्रमण कर रही है। अभी हम लोगों ने क्या किया है, पटना में 148 उनकी जो सेनाएं थी सबकी हत्या कर दी है। अब आप ही लोग हमारी जान बचा सकते हैं। अब आप लोग और सहयोग कीजिएगा तो हम ब्रिटिश पर आक्रमण कर सकते हैं। और ये भी सताए हुए थे अंग्रेजों के, यानी शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। अब इनको लगता है कि भाई हम लोग तीनों हम तो भारतीय हैं और अंग्रेजी सेना क्या कर रही है, यानी हम पे अत्याचार कर रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और ये तीनों सेनाएं एकजुट होकर आती है, आपकी शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और किनकी सेना, तो आपका मीर कासिम की सेना है। ये कहाँ पहुँचती है बाबू, तो ये पहुँचती है आपका वहीं बक्सर का युद्ध मुंगेर के पास ही जाएंगे। और यहाँ पर यानी एक तरफ से आपका हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना रहेगी, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में है जी, तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कितनी सेना है, ये आपका अंग्रेजी सेना है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। और इधर से कौन कौन है, आपके शाह आलम द्वितीय है, सुजाउद्दौला है और मीर कासिम है। दोनों के बीच होता है एक युद्ध। क्या होगा, दोनों के बीच क्या होगा, युद्ध होगा। उस युद्ध को हम लोग किस नाम जानते हैं, तो उस युद्ध को हम लोग कहते हैं बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध होता है कब, तो 1764 ईस्वी, यानी 22 अक्टूबर 1764। डेट भी याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में क्या होगा, ये दोनों के बीच युद्ध लड़ा जाएगा। और इस युद्ध में क्या होंगे, तो अब देखिए कौन पराजित होता है इस युद्ध में, यानी बक्सर का युद्ध, यानी अंग्रेजों की सेना एक तरफ है, इनकी सेना एक तरफ। इनकी सेना लगभग रहेगी 50,000, कितनी सेनाएं थी, 60,000, यानी इनकी सेनाएं कितनी थी, 60,000 सेनाएं थी, ठीक है। और इनकी मात्र 4 से 5,000 सेनाएं थी अंग्रेजों की। और 60,000 सेना होने के बावजूद भी क्या हो जाएंगे, इनकी सेना हार जाते हैं भाई इस युद्ध में बुरी तरह से। यानी आपकी शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम की सेनाएं क्या हो जाती है, इस युद्ध में हार जाती है। हारते कौन है, आपके ये तीनों की सम्मिलित सेना जो है ये क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। क्या हो जाती है, ये पराजित हो जाती है। किन से, तो अंग्रेजों से। अंग्रेज क्या कर देते हैं, इनको पराजित कर देते हैं हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। यानी कुछ सेना जो है, यानी अंग्रेजी सेना में से कुछ जो भारतीय सेना थे, 80% भारतीय सेना थे, कुछ सेना आकर यानी मीर कासिम के सपोर्ट में लड़ने लगते हैं। बोलते हैं ना भाई, जब भारत में लड़ाई होता है, सॉरी भारत के हम भी हैं और ये भी भारतीय सेना है, हम अंग्रेज की तरफ से क्यों लड़ेंगे, हमें यानी भारत की सेनाओं की तरफ से लड़ना चाहिए। और कुछ यानी 80 से 90 सेना कहाँ से इधर आए थे, यानी अंग्रेजों की तरफ से, यानी मीर कासिम के सहयोग में आए थे। और बाद में यानी हेक्टर मुनरो जब युद्ध में जीत जाता है तो इन सभी सेनाओं को तोप के सामने रखकर एकदम उड़ा देता है कि हम तुमको खिलाए, हम तुमको पिलाए, हम तुमको वेतन दे, और तुम लड़ोगे मीर कासिम के साथ। यानी बाद में क्या करेगा, जब इनकी तीनों की सम्मिलित सेना हार जाती है युद्ध में, तब वो चुन चुन कर मारेगा हेक्टर मुनरो। किनको, जो उनके गुट को छोड़कर, उनके पाली को छोड़कर मीर कासिम की तरफ से लड़ रहे थे, उनको पकड़ेगा और तोप के सामने रखेगा। जो तोप होता है ना जी, आप देखिएगा ये तोप है, और तोपवा के सामने रख के क्या कर देगा, इसमें बांध देगा रस्सिया से, ठीक है। बबुआ लोग के रस्सिया से बांधने के बाद क्या करेगा, और तोहफे से उड़ा देगा। लो, एगो हाथ हेने गल, एगो पैर हेने गल, एगो टांग हेने गल, पूरा छितरा जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। और यहां से आप देखिएगा कि मीर कासिम भागकर कहां चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा। मीर कासिम इस क्षेत्र को भागकर दिल्ली चला जाएगा। और फिर इसी समय यानी हम लोग देखेंगे, जब ये पटना में आए थे मीर कासिम 1763 ईस्वी में ही, बंगाल का अगला नवाब किसको घोषित कर दिया गया, बंगाल का अगला नवाब का मीर जाफर को घोषित कर दिया गया था। ये जैसे पटना आए थे, जो आपका एडम्स का युद्ध हो रहा था, उसी समय बंगाल का नवाब फिर से मीर जाफर को बना दिया जाता है। और मीर कासिम कहाँ भाग जाएंगे, इस यानी बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद ये कहाँ भाग जाते हैं, दिल्ली भाग जाते हैं। और दिल्ली में ही यानी मीर कासिम की जो मृत्यु हो जाती है, मीर कासिम की मृत्यु
दिल्ली में ही 1777 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, बक्सर का जो युद्ध है ये अंग्रेजों के लिए काफ़ी निर्णायक साबित होता है। और समझिए कि अब भारत पर जो है, संपूर्ण उत्तरी भारत पर इनका एक अधिकार स्थापित हो जाता है। अगर वो चाहते तो खुद का राजा घोषित कर सकते थे, लेकिन खुद का राजा घोषित नहीं करते हैं। वो मीर जाफर के जो अगला पुत्र था नजमुद्दौला, यानी नजमुद्दौला को यानी बंगाल का अगला नवाब बनाते हैं। यानी इस युद्ध के बाद भी यानी नजमुद्दौला जो अल्पवयस्क था, नजमुद्दौला यानी नजमुद्दौला को क्या कर देंगे, राजा खान के संरक्षण में। यानी राजा खान ये अल्पवयस्क होगा तो राजा खान क्या करेगा, राजा खान के संरक्षण में इसको यानी नवाब घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होती है, ये तो मीर कासिम भाग गया, मीर कासिम तो भाग गए, लेकिन मीर कासिम के भागने के बाद क्या होगा, ये दो लोग बच गए ना, शुजाउद्दौला और आपका शाह आलम द्वितीय। तो इनके साथ ये करते हैं संधि क्या, जबरदस्ती संधि। अब शाह आलम के साथ जो संधि होगा उसको कहा जाएगा इलाहाबाद की संधि, और जो संधि किनके साथ होगा, यानी शुजाउद्दौला के साथ होगा, उसको बोला गया इलाहाबाद की द्वितीय संधि। यानी इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी 4 दिन बाद 16 अगस्त कब, यानी 16 अगस्त 1765 ईस्वी को किया जाएगा। याद रखना है सबको। ठीक है, यानी शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि कब होती है, शाह आलम द्वितीय के साथ होता है इलाहाबाद की प्रथम संधि कब, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। और शुजाउद्दौला के साथ कब होगा, तो ये आपका इलाहाबाद की द्वितीय संधि होगा आपका शुजाउद्दौला के साथ कब, तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। अब इलाहाबाद की संधि में क्या क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और आज का जो वीडियो है हम लोगों ने देखा, इसमें क्या क्या देखा जी हम लोग, यानी बक्सर का युद्ध में जो जो घटनाएं घटी सबके बारे में अच्छी तरह से जान लिया। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ताकि इससे हम लोग का मनोबल बढ़ा रहे और हम लोग मिलजुल कर वीडियो अपलोड करते रहे, और आपको जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले आपको देते रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।